किसी महान सियासतदान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी देश का कानून गहरी नींद में सो जाता है, जब पुलिस प्रशासन और अदालतें लकवाग्रस्त हो जाती है, जब सिस्टम पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चला जाता है, तब क्या होता है? तब समाज की खौफनाक और सूनी सड़कों पर एक नई आवाज गूंजती है। किसी बाहुबली के भारी जूतों की आवाज, किसी माफिया के काफिलों के सायरन की आवाज। आप इस सच को क्या कहेंगे? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा खौफनाक विरोधाभास है जिसे समझना आज के मॉडर्न और सभ्य समाज के बस की बात नहीं है। ये वो नंगा सच है जिसे हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर छुपाना चाहते हैं। एक तरफ गोलियों की गूंज है, अपहरण और फिरौती का खौफनाक साया है, संगीन कत्ल के इल्जाम है, सालों साल तक जेल की वो ठंडी अंधेरी सलाखें हैं, सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी एजेंसियों की फाइलें हैं। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बिल्कुल एक अलग दुनिया। गरीबों का आंसू पोंछना है। जब पूरी दुनिया खौफ के मारे अपने घर में कैद थी, तब अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकल जाना है। बाढ़ के गहरे और गंदे बदबूदार पानी में सीने तक उतर जाना है। महामारी की खौफनाक आफत में बेसहारा लोगों के लिए खड़ा होना है। सिस्टम के सताए हुए लोगों के लिए साक्षात भगवान बन जाना है। मैं आपका भाई इकबाल हसन। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस सबसे काले और नंगे सच की, खासकर बिहार के उस खूनी सियासत के सच की जिसे हमारा सभ्य समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। एक ऐसा नाम जिसने हमारे खोखले हो चुकी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, राजेश रंजन, जिसे आज पूरी दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में हम किसी राजनेता के पीआर नहीं करेंगे। हम यहाँ किसी की छवि को चमकाने नहीं आए हैं। हम किसी को जानबूझकर बिगाड़ने या बदनाम करना भी नहीं चाहते हैं। आज हम इस पूरे सड़े हुए सिस्टम का एक क्रूर पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक शख्स जिस पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कत्ल के मुकदमे चलाती है, जिसे अदालत उम्र कैद की सजा सुना देती है, वो इंसान आज भी लाखों दिलों की धड़कन कैसे बना हुआ है? आखिर क्यों एक आम आदमी पुलिस को फोन करने के बजाय उसे फोन करता है? चलिए इस सिस्टम के फेलियोर की सबसे खौफनाक और अंधेरे तह तक जाते हैं। इस खौफनाक और उलझी हुई कहानी को हम जड़ से समझना होगा। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने को पीछे पलटना होगा। हमें चलना होगा 1990 के दशक में। ये वो समय था जब बिहार एक खौफनाक आग में जल रहा था। इस दौर को आज भी लोग जंगल राज कहने से कांपते हैं। उस वक्त जमीनों पर रातों रात कब्जा हो रहा था। जातीय हिंसा की आग में गांव के गांव जल रहे थे। खून खराबा एक आम बात बन चुकी थी और हमारी सरकारी ढांचा पूरी तरह से राख हो चुका था। वो सिर्फ कागजों पर जिंदा था। कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की, कल्पना कीजिए एक ऐसे बेबस गांव की, जहां अगर किसी गरीब और लाचार पर जुल्म हो, थाने में उसकी एफआईआर लिखने वाले कोई मुंशी नहीं है, अस्पताल में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और अदालत में सिर्फ तारीख का एक अंतहीन सिलसिला है। गरीब आदमी के लिए इंसाफ एक बहुत महंगा और नामुमकिन सपना था। जब राज्य, स्टेट अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से भाग जाता है, जब सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में फेल हो जाती है, तब समाज में एक खालीपन आता है, एक डरावना वैक्यूम पैदा होता है। और इस खालीपन से, इसी खौफ के गर्भ से पैदा हुए बाहुबली, ये वो लोग थे जिनके पास अपनी खुद की सत्ता थी, एक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट। इनके पास अपने खुद के हथियार थे, अपने प्राइवेट आर्मी थी और सबसे बड़ी बात, इनके पास तुरंत इंसाफ देने की ताकत थी। ऑन द स्पॉट फैसला होते थे। पप्पू यादव की राजनीति की नींव इसी खंडर पर खड़ी हुई है। उनके रसूख की इमारत इसी खौफ के मलबे पर बनाई गई है। साल 1990 का वक्त था। उन्होंने मधेपुरा के सिंहेश्वर से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और यहीं से बिहार की सियासत में एक नई राजनीतिक ताकत का उदय हुआ। एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। मधेपुरा और पूर्णिया का इलाका, कोसी का बेल्ट, यहाँ पप्पू यादव का नाम कानून से भी बड़ा हो गया। वो जो कहते थे वही उस इलाके का कानून बन जाता। गरीबों की शादियों में पैसा देना, बीमारों का इलाज करवाना और अपने विरोधियों को खौफ में रखना, यही उनका स्टाइल बन गया। लेकिन हर खौफनाक कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसे दिन जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहाँ वो मनुष दिन था, 14 जून 1998। पूर्णिया की सड़कें, गर्मियों की एक आम दोपहर। पूर्णिया के बेहद लोकप्रिय विधायक, सीपीआईएम के कद्दावर नेता अजीत सरकार, जो खुद गरीबों, भूमिहीन और किसान के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अचानक बीच सड़क पर उन्हें घेर लिया गया। AK-47 और ऑटोमेटिक हथियार से उन पर हमला हुआ। उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर उन्हें सैकड़ों गोलियां से भून दिया गया। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये दो राजनीतिक विचारधाराओं की खूनी जंग थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिहार से लेकर दिल्ली की सत्ता की गलियारों में भूचाल आ गया। मामले की गंभीरता बहुत ज्यादा थी, पुलिस के बस की बात नहीं थी, इसलिए जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई। जांच की आंच तेज हुई, फाइलें खुली, गवाहियां हुई
और पप्पू यादव का नाम इस मर्डर केस के मुख्य आरोपियों में जोड़ा गया। कहा गया कि जमीन के एक विवाद और राजनीतिक वर्चस्व के चलते यह हत्या हुई है। सालों तक कानूनी लड़ाई चली, अदालतों के चक्कर लगे, एक जेल से दूसरे जेल, बिहार के ब्योर जेल से लेकर दिल्ली के अति सुरक्षित तिहाड़ जेल तक के चक्कर लगे। कड़े पहरे में पेशियां होती थी, मीडिया के कैमरों का जमावड़ा रहता था और आखिरकार वो दिन आया, साल 2008। पूरे 10 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। पप्पू यादव को इस जघन्य हत्या का दोषी माना गया। उन्हें उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सख्त सजा सुना दी गई। उस दिन राजनीतिक पंडितों ने अपनी डायरी में एक नोट लिख दिया। उन्होंने टीवी डिबेट्स में ऐलान कर दिया कि एक बाहुबली का अंत हो गया, बिहार की सियासत का एक खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। अब पप्पू यादव का राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। लेकिन रुकिए, जरा ठहरिए, क्या भारतीय राजनीति में कोई भी दाग इतनी आसानी से मिटता है? क्या हमारे देश में बाहुबलियों का कैरियर ऐसे ही खत्म हो जाता है, या फिर इसी कानूनी सिस्टम में ही इतने बड़े छेद है जहां कोई भी रुसुखदार आसानी से बाहर निकल सकता है? मई 2013 का महीना, पटना हाईकोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आता है जिसने सबको चौंका दिया। सालों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद, सबूत एविडेंस के अभाव में, गवाहों के मुकर जाने के कारण, लूप होल्स का फायदा उठाते हुए हाईकोर्ट पप्पू यादव को बाइज्जत बरी कर देता है। अजीत सरकार मर्डर केस से उन्हें पूरी तरह आजादी मिल जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले पर अपना मोहर लगा देता है। सीबीआई की दलीलें अदालत पर टिक नहीं पाई। कानूनी तौर पर उनके दामन से कत्ल के वो सब बड़ा दाग धुल चुका था। अब वो कानून की नजर में एक आजाद और बेगुनाह इंसान थे। लेकिन इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसा अध्याय खुलता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शुरू होता है पप्पू यादव का एक नया रूप, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। क्रिमिनल इमेज से निकलकर मसीहा बनने का सफर, रॉबिन हुड बनने की एक सोची समझी या शायद स्वाभाविक कहानी। साल 2019 को याद कीजिए, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। पटना शहर में आई वो भयानक विनाशकारी बाढ़, राजधानी की सड़कें उफनती नदियों में बदल गई थी। गंदा पानी लोगों के घरों में घुस चुका था। राशन खत्म था, पीने का साफ पानी नहीं था। बड़े बड़े वीआईपी नेता अपने आलीशान घर में छुप गए थे। सत्ताधारी लोग गायब थे। प्रशासन की नाव नदारद थी। सिस्टम का कहीं अता पता नहीं था। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद की भीख मांग रहे थे। और फिर याद कीजिए साल 2020-21 का वो वक्त, कोविड-19 का वो खौफनाक और जानलेवा मंजर, जब सरकारी हेल्पलाइन नंबर मुर्दा हो चुके थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ कर जान दे रहे थे। एम्बुलेंस के नाम पर सड़कों पर खुली लूट मची थी। 10 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे। शमशान घाट में चिताएं जलाने की जगह नहीं बची थी। लाशों के ढेर लगे थे। तब उस पूरे राज्य में सिर्फ एक नंबर 24 घंटा चालू था। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर, पप्पू यादव का नंबर। वो शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर था। गले तक गंदे पानी में वो ट्रैक्टर पर बैठे थे। भूखे और प्यासे लोगों को पीने का पानी और दवाइयां बांट रहे थे। राशन की पैकेट उछाल रहे थे। महामारी के दौर में वो अस्पताल के बाहर खड़े थे, बिना किसी पीपीई किट के परवाह किए तड़पते मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे। चोर बाजारी करने वालों के ठिकाने पर रेड मार रहे थे। एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब कर रहे थे। लोगों के इलाज का लाखों रुपए का बिल अपनी जेब से भर रहे थे। हम यहाँ किसी का अंधा गुणगान नहीं कर रहे हैं। हम कोई पीआर एजेंसी नहीं है। लेकिन इस जमीनी नंगे सच को नकारा नहीं जा सकता। उस खौफनाक दौर में उनकी इस जमीनी मेहनत ने सच में हजारों जान बचाई। उन्होंने वो काम किया जो चुनी हुई सरकार को करनी चाहिए था। लेकिन दोस्तों, एक सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार का एक काम एक तरफा कहानी सुनाना नहीं है। हमारा काम सिक्के के दोनों पहलू दिखाना है। यही पत्रकारिता का धर्म है। हम एक कड़वा सवाल पूछना होगा, क्या किसी की आज की समाज सेवा उसके अतीत के काले दाग को पूरी तरह धो देती है? क्या सोशल वर्क से पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं? क्या चैरिटी करने से क्रिमिनल बैकग्राउंड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देखिए, आंख खोलने वाले आंकड़े मिलेंगे आपको। ये संस्थाएं लगातार अपनी रिपोर्ट में चेतावनी देते आ रही है। भारतीय राजनीति में मसल पावर और मनी पावर का एक जहरीला कॉकटेल बन चुका है। सांसद और विधानसभाओं में दागी नेताओं की संख्या हर चुनाव के साथ बढ़ती जा रही है। ये कॉकटेल हमारे लोकतंत्र को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे रॉबिन हुड सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। पहले समाज में अपना खौफ पैदा करो, इतना खौफ कि कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठा सके। फिर उसी खौफ के साये में लोगों की मदद करो ताकि लोग तुम्हें अपना तारनहार, अपना भगवान मान ले। कुछ लोग इसी इमेज वॉशिंग भी कहते हैं। अपनी पुरानी खौफनाक और क्रिमिनल छवि को चमकाने की एक सोची समझी चाल, एक ऐसा टूल जिससे वोट बैंक को पक्का किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सवाल किसी एक नेता के नियत का नहीं है। पप्पू यादव की नियत अच्छी है या बुरी,
ये फैसला हम नहीं करेंगे। असली सवाल इस पूरे सिस्टम का है, उस सड़े हुए सिस्टम का जिसने इस देश के आम आदमी को लाचार कर दिया। इस सिस्टम ने हमें इतना बेबस और मजबूर कर दिया है कि हमें एक बाहुबली में अपना मसीहा ढूंढना पड़ता है। इन सब में असल में पीस कौन रहा है? आप और मैं। एक आम दिन रात मेहनत करने वाला, टैक्स चुकाने वाला इंसान, एक बेबस और लाचार वोटर। आपको लगता है चुनाव के दिन आप गर्व से अपने नेता चुनते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपका भ्रम है। असल में आपको अपने सिस्टम की नाकामियां, फेलियर्स चुनने पर मजबूर किया जाता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंख बंद करके सोचिए, जब आधी रात को आपका मासूम बच्चा गंभीर बीमारी से तड़प रहा हो, आप उसे लेकर सरकारी अस्पताल भागते हैं और वहां कोई डॉक्टर आपकी तरफ देख भी नहीं सकता। बिना किसी मंत्री या रसूखदार के सिफारिश के कोई आपकी बात ना सुने, आपके पास प्राइवेट अस्पताल का बिल भरने के पैसे ना हो, तब आप क्या करेंगे? क्या तब आप ये पूछेंगे कि जो हाथ आपकी तरफ मदद के लिए बढ़ा है, उस हाथ का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? क्या आप एडीआर की रिपोर्ट चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा ही भगवान लगता है। आपकी यही भयानक मजबूरी बाहुबलियों को जन्म देती है। हमारा सिस्टम का यही सड़ा हुआ भ्रष्ट और आलसीपन उन्हें ताकत देता है। जब पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर सकती तो आप डॉन के पास जाते हैं। जब बैंक आपको लोन नहीं देता तो आप बाहुबली से मदद मांगते हैं। यही वो सबसे कड़वा सच है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और इसी बेबसी, इसी सिस्टम फेलियोर का सबसे ताजा और सबसे बड़ा नतीजा था 2024 का पूर्णिया लोकसभा चुनाव। पूर्णिया का वो ऐतिहासिक चुनाव जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, जब दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधन ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। एनडीए ने उन्हें बाहर रखा और इंडिया अलायंस, खासकर आरजेडी, उनके खिलाफ कड़े मोर्चा खोल दिया। उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए गए। तो पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, अकेले दम पर, बिना किसी बड़ी नेशनल या रीजनल पार्टी के सिंबल के, बिना किसी बड़े गठबंधन के सहारे के। उन्होंने कैमरा के सामने रोकर जनता से वोट मांगा। उन्होंने अपनी अतीत की गलतियों की माफी मांगी। उन्होंने सीधे जनता से अपना एक भावनात्मक, इमोशनल रिश्ता जोड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया मेरी मां है और मैं इसका बेटा हूं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा सबके सामने था। उन्होंने पूरे राजनीतिक सिस्टम को घुटने पर ला दिया। बड़ी बड़ी पार्टियों के चुनावी गणित और जातिगत समीकरण को तहस नहस कर दिया। उन्होंने एक शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत ने एक बहुत साफ तरीके से साबित कर दिया कि जनता जब इस अंधे सिस्टम से हारती है, जब उसे सरकार और प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रहती, तो वो अंततः उसी इंसान को चुनती है जो मुसीबत की आधी रात में उनके साथ खड़ा था। जनता को थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल मदद चाहिए होती है। तो अब इस पूरी कहानी से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? आज का सबक क्या है? यही कि हमें किसी भी इंसान को अंधा होकर भगवान या शैतान बनाना बंद करना होगा। अंधी राजनीतिक भक्ति और अंधा विरोध दोनों लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारी असली लड़ाई किसी एक व्यक्ति, किसी एक बाहुबली, किसी एक नेता से नहीं होनी चाहिए। हमें असली सवाल अपने इस खोखले सिस्टम से पूछना चाहिए। हमें चुनी हुई सरकार के गिरबान पकड़नी चाहिए। उनसे उनके किए गए वादों के पाए का हिसाब मांगना चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये बात पत्थर की लकीर है। जब तक हमारे देश की सरकारी अस्पताल गरीबों की मुफ्त और सही इलाज नहीं करेंगे, जब तक पुलिस थाना बिना किसी रिश्वत और बिना सिफारिश के एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जब तक हमारे स्कूल हर बच्चे को सम्मान शिक्षा नहीं देंगे, जब तक न्यायपालिका सालों साल इंसाफ को लटका कर रखेंगे, तब तक, जी हाँ, तब तक इस देश में ऐसे ही बाहुबली पैदा होते रहेंगे। वो अपने इलाके में राज करेंगे, वो अपनी सत्ता चलाएंगे और हम और आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बेबस होकर कभी उनकी आलोचना करेंगे, कभी उनकी तारीफ करने पर मजबूर रहेंगे। अगर आपको लगता है राजनीति का ये काला और कड़वा सच सामने आना चाहिए, अगर आपको लगता है हमारे सिस्टम की इस खौफनाक नाकामी की असली आईना मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि ये गहरी बातें और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग नेताओं की अंधभक्ति छोड़कर अपनी बुनियादी हक, बेसिक राइट्स के लिए लड़ना सीखे, ताकि लोग सवाल पूछना सीखे, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए। इसे अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और हमारे इस सच के सफर से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, गलत होते हुए देखकर भी चुप रहना जुल्म करने वालों के साथ एक तरफ खड़ा होना होता है। सच बोलना आज के इस दौर में बदतमीजी बन चुका है, लेकिन मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस खौफनाक चुप के खिलाफ हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार और समाज, दिमाग का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आदाब।